हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धनगन केमिस्ट्री लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इससे पहले वाले लेक्चर्स आप सभी लोगों ने अटेंड किए होंगे, ना किए हो तो आप इससे पहले वाली वीडियोस हमारी देख सकते हैं चैनल पे जाके। ये जो बैक्टीरिया हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन हो गया, जितने भी जनरल पॉइंट्स थे बैक्टीरिया के हमने सभी कंप्लीट कर लिए, न्यूट्रिशन तक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि जीवाणुओं में जनन। अब जो जनन की प्रोसेस होती है, यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। बताया था मैंने आपको, याद आ रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी प्रजनन, जिसे कहा जाता है हिंदी में, हिंदी भी नोट कर लीजिए, वर्धी प्रजनन। सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है अलैंगिक प्रजनन। एंड द थर्ड वन इज, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीज़न है इसका ना बताने का, बताती हूँ मैं आपको आगे। इसको हिंदी में कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। जनरली क्या माना जाता है कि बैक्टीरिया में सिर्फ वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि सिर्फ वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन होता है। लेकिन कुछ समय बाद जो वैज्ञानिक हैं हमारे, लेडरबर्ग और टोटम, उन लोगों ने इस पर थोड़ा सा वर्क किया और वर्कआउट करने के बाद ये देखा कि बैक्टीरिया में भी लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लेकिन किस तरह का होता है? ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। और इस खोज के लिए, यानी जो डिस्कवरी इन्होंने की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी अवॉर्डेड किया गया था। किसने किया था? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, लेडरबर्ग एवं टॉटम। इन्होंने बताया था कि जंतुओं में क्या पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन प्रेजेंट होता है। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, प्राइज, पुरस्कार। ठीक है, हुआ इतना क्लियर। अब हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वर्धी प्रजनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वर्धी प्रजनन जनरली किसके द्वारा होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है वर्धी प्रजनन में बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन को अभी हम समझेंगे कि बाइनरी फिजन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में, या इससे पहले वाली जो हमने जब जनरली डिस्कशन किया था रिप्रोडक्शन के ऊपर, तब मैंने आपको बताया था कि फिजन की प्रोसेस में एक्चुअल क्या होता है। फिजन की प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, इनमें क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, यानी क्या होती है, डिवाइड होते हैं। वैसे ही बडिंग यानी कि बड हम बोलते हैं ना, जनरली फ्लावर्स में बर्ड निकलती है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कलिका कहा जाता है। अब देखिए, बाइनरी फिजन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बाइनरी फिजन को मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। बाइनरी फिजन अगर हम किस में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियाज में पढ़ रहे हैं, बाइनरी फिजन को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले जो सेल रहती है, कौन सी सेल, बैक्टीरियल सेल, वो क्या करेगी, अपने साइज में ग्रोथ करेगी, यानी आकार में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। सेल में ग्रोथ होगा, उसके बाद
क्या चीज़ होती है जो डिवाइड होती है, जिससे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है? जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया में क्या होता है? डीएनए। डीएनए के क्या होगा? रेप्लिकेट होगा। यानी कि कोशिका आकार में बढ़ेगी, है ना। बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीएनए में प्रतिकरण होगा। प्रतिकरण यानी सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। थ्योरी से समझ नहीं आ रहा है, हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे बाइनरी फिजन सेल्स में होता है। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल तो आई होप बिल्कुल माइंड में बैठ ही गई होगी, आपके पहले बताया था मैंने आपको। ये है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल सबसे पहले क्या होगी? आकार में बढ़ेगी। यानी सेल की ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ होने के बाद क्या होगा? जो डीएनए है सेल में, है ना, ये देखिए डीएनए में क्या होगा? प्रतिकरण स्टार्ट होगा। यानी डीएनए ग्रोथ करने लगेगा। डीएनए में सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ देखिए आप, नोट डाउन भी करते जाइएगा साथ के साथ कैसे क्या प्रोसेस हो रही है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि बाइनरी फिजन की ये जो प्रोसेस है ये कैसे हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? नॉर्मल क्या है हमारे पास? ये जीवाणु कोशिका है, यानी बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास? डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए क्या होगा? प्रतिकृत करना स्टार्ट होगा। ये जो एरो बना रखे हैं मैंने, इस एरो से क्या हो रहा है? ये वाला इधर से, ये वाला इधर से सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। और डीएनए कैसा हो रहा है? प्रतिकृत हो रहा है। सेल में ग्रोथ भी हो रही है। इसके बाद धीरे धीरे ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? डीएनए, यहाँ पे भी डीएनए डुप्लीकेट ही हो रहा है। टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे प्रोसेस होगा सारा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए में सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। सेप्टम बनेगा यानी कि, और डॉटर सेल्स। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होगा, ये सेकंड प्रोसेस होगा, दिस इज थर्ड वन, फोर्थ एंड ये फिफ्थ प्रोसेस में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाएगी। देखिए आप इसको पूरा अच्छे से कैसे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या हो रही है? कोशिकाएं हैं हमारे पास। कौन सी कोशिकाएं हमारे पास? जीवाणु कोशिकाएं। आकार में बढ़ेगी, डीएनए में प्रतिकरण होगा, सेल ग्रोथ होगी, डुप्लीकेशन होगा। इसके बाद 2 डॉटर सेल्स हमारे पास डीएनए की बन जाएगी। ये होता है बाइनरी फिजन। आया समझ में बाइनरी फिजन की प्रोसेस कैसे होगी? बाइनरी फिजन यानी डीएनए का प्रतिकरण किस रूप में होगा? डीएनए का प्रतिकरण बताया मैंने आपको,
नॉर्मल सेल है, डीएनए में डुप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ, सेल ने ग्रोथ करी और ग्रोथ करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या बन गए, 2 बैक्टीरियल सेल यानी कि 2 डॉटर सेल्स बन गई है और ये बाइनरी फिजन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सेकेंड बडिंग। देखिए बडिंग बहुत ही इजी है। सपोज ये हमारे पास कोई बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल्स में क्या होता है, साइड से कोई एक आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट होती है, इसको कहा जाता है आउटग्रोथ, यानी कि साइड से कोई कलिका निकलती है। ये कलिका क्या करेगी, आगे जाके धीरे 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 इससे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी और इसके अंदर भी क्या होगा, वही सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होगा जो जनरली एक सेल में रहता है हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स में। और ये आउटग्रोथ आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बैक्टीरियल सेल में। ये प्रोसेस कौन सी होगी, बडिंग। बडिंग बहुत इजी है, थोड़ा सा टिपिकल क्या पड़ता है, बाइनरी फिजन, स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है। लेकिन जो बडिंग है इसमें सिर्फ हमें एक याद रखना है कि जो जीवाणु कोशिका है इसके साइड से एक आउटग्रोथ निकलती है, यानी कि एक बड निकलती है और वही बड आगे जाके ग्रोथ करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। आया ये समझ आपको। इसके बाद नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन का सेकेंड प्रकार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि अलैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन है तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि इसमें भी हमें किसी भी प्रकार के गैमेट्स की यानी युग्मक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी किससे होगा, जनरली एक बैक्टीरियल सेल के थ्रू ही होगा। तो कैसे होगा ये, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली 2 प्रकार से होता है। एक होता है बाय एंडोस्पोर और सेकंड होता है बाय कोनिडिया। 2 प्रकार से होता है, कैसे, बाय एंडोस्पोर एंड बाय कोनिडिया। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे आज, बाय एंडोस्पोर के। एंडोस्पोर से कैसे होता है, एंडोस्पोर से एंडोस्पोर को हिंदी में भी एंडोस्पोर ही कहा जाता है। देखिए जब एंडोस्पोर से जीवाणु कोशिका में जनन होता है, यानी कि जीवाणु कोशिका क्या होती है, रिप्रोड्यूस होती है, प्रजनन होता है उसमें, तो क्या होता है, एंडोस्पोर विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकता है। विपरीत परिस्थितियाँ मतलब जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन एक बैक्टीरिया के लिए क्या होगी, हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी, ये पहले आप सोचिए तो आपको बैक्टीरिया की ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि अनफेवरेबल कंडीशन एक्चुअल में होती क्या है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह चले जाते हैं जो हमारी बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पाती, यानी उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती, तो ये क्या होगा, हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी विपरीत परिस्थितियाँ होगी। किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए। वैसे ही जो एंडोस्पोर है वो विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, प्रतिरोधी परिस्थितियों में रह सकता है ये। प्रतिरोधी परिस्थितियों में जीवित रहता है। अब एंडोस्पोर में ऐसा क्या होता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद को रख सकता है, सर्वाइव कर सकता है।
तो जो कॉर्टेक्स होता है एंडोस्पोर का जो कॉर्टेक्स होता है यानी बिल्कुल मिड वाला जो पोर्शन होता है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है कैल्शियम डाई सिलिकेट। हिंदी में देखिए, कैल्शियम डाई सिलिकेट। बस यही एक ऐसी चीज़ है जो एंडोस्पोर के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है और इसी वजह से जो एंडोस्पोर है वो क्या करता है, विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकता है। आया ये आपको समझ के? एंडोस्पोर क्या होगा, विपरीत परिस्थितियों में रहेगा जस्ट बिकॉज उसकी जो कॉर्टेक्स है, एंडोस्पोर का जो कॉर्टेक्स है, सपोज ये मान लीजिए एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर है, कॉर्टेक्स, इन कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम डाइसिलिकेट यानी कि CDS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना कि कैल्शियम डाइसिलिकेट पाया जाता है इसके अंदर। इसी वजह से क्या होती है, इसमें प्रतिरोधी क्षमता आती है। प्रतिरोधी क्षमता बताएं, ये मैंने चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या रेडिएशंस आए, बहुत बार होता है ना, रेडिएशंस की वजह से भी जो बैक्टीरियल सेल है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। अब जो एंडोस्पोर होता है या ये इस प्रकार का जो प्रजनन होता है वो जनरली कौन से प्रकार के जीवाणु में देखने को मिलता है, बेसिलस। फिर एग्जाम्पल आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है। बेसिलस जीवाणुओं में ये वाला रिप्रोडक्शन जनरली होता है। आया ये समझ आपको? एक बार और देख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप से बताया मैंने, बाय एंडोस्पोर एंड बाय कोनिडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डिस्कस किया, बाय एंडोस्पोर के एंडोस्पोर से कैसे होता है। तो जो एंडोस्पोर होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी रह सकता है, यानी कि खुद को प्रतिरोधी परिस्थितियों में भी जीवित रख सकता है, सर्वाइव कर सकता है। प्रतिरोधी परिस्थिति कौन सी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, चाहे रेडिएशंस आए उसके ऊपर, फिर भी वो जीवित रह सकता है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है एंडोस्पोर के कॉर्टेक्स में पाया जाने वाला कैल्शियम डाइसिलिकेट। और ये इस प्रकार का जो प्रजनन है ये किस में होता है, बैसिलस टाइप के जीवाणुओं में होता है। बैसिलस जीवाणु का एक प्रकार है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होता है ये, फ्लैजिला के बेसिस पे। जो प्रकार बताए थे मैंने आपको, रिवाइज करिएगा, अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि जो बैसिलस टाइप का जीवाणु है वो कौन सी कैटेगरी में हमने रखा था। आया ये समझ आपको? अब हम सेकंड क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कोनिडिया से कैसे होता है रिप्रोडक्शन। तो कोनिडिया से बहुत इजी होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एसेक्सुअल का सेकंड टाइप कोनिडिया। तो कोनिडिया से कैसे होता है, मानिए ये हमारे पास एक फिलामेंट है। किसका फिलामेंट है ये हमारे पास, बैक्टीरिया का। तो इसके ऊपर एक तंतु जैसी संरचना बन जाती है, एक्स्ट्रा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, या ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के शीर्ष पर एक तंतु जैसी संरचना बन जाती है, इसको कहा जाता है कोनिडिया। कैसे इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, यानी कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप इसकी, देखिए जीवाणुओं के शीर्ष पर एक तंतुवत यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोनिडिया। अब ये कोनिडिया तो बन गया, अब इस कोनिडिया से बैक्टीरिया कैसे बनाएंगे हम, तो वही देखिए, इससे पहले जो आपने बडिंग पढ़ा था, बडिंग में क्या हो रही थी, कलिका बन रही थी। कलिका अपने जो
पेरेंट है, यानी कि ये वाली जो बैक्टीरियल सेल है इससे अलग होके क्या बना रहा था, एक डॉटर सेल बना रही थी, वैसे ही क्या होगा, ये कोनिडिया भी क्या होगा, इससे सेपरेट हो जाएगा जैसे जैसे आगे स्टेप्स बढ़ेगी, और सेपरेट होने के बाद क्या करेगा, ये कोनिडिया एक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। आया समझ? देख लीजिए आप एक बार इसको, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। सो नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन मैंने आपको बताया था ना अभी कि कौन से टाइप का होता है लैंगिक प्रजनन, प्रिमिटिव प्रकार का होता है, यानी प्राइमरी लेवल का होता है। प्रिमिटिव टाइप यानी कि क्या, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसका ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन को हिंदी में बोला जाता है संयुग्मन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। अब ये जो थर्ड वाला टाइप है हमारे पास ट्रांसडक्शन, ये ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि ये फिर 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल ट्रांसडक्शन, यानी साधारण प्रकार का, एंड द सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, विशिष्ट प्रकार का। आ रहा है समझ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें जनरली क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र कैसे होगा, बहुत प्राइमरी लेवल पे होगा। फर्स्ट कौन सा होता है, कंजुगेशन, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 प्रकार से होता है। पहला होता है जनरल ट्रांसडक्शन एंड द सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप कंजुगेशन, संयुग्मन। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जनरली हमें 2 गैमेट्स की नीड होगी, एक मेल की होगी और एक फीमेल की होगी, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो कंजुगेशन में हमें क्या चाहिए, एक मेल रेसिपिएंट एंड एक मेल डोनर एंड एक फीमेल रेसिपिएंट। ये क्या होगा, डोनर, इसको हिंदी में कहा जाता है दाता, यानी कि देने वाला। फीमेल ये हो जाएगी रेसिपिएंट, यानी कि ग्राही, यानी कि लेने वाला। अब हम जब कंजुगेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जो देने वाला होगा मेल उसको डिनोट करेंगे F पॉजिटिव से, एंड जो फीमेल होगी लेने वाली उसको डिनोट करेंगे F नेगेटिव से। इसमें क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ को ये क्या करेंगे,
एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल अपने आनुवंशिक पदार्थ किसको देगी? फीमेल बैक्टीरियल सेल को। तो ये क्या हो जाएगा? F+ डोनर, ये क्या हो जाएगा? F-, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेसिपिएंट या ग्राही, फीमेल, एंड दिस वन इज मेल। आई कंजुगेशन की प्रोसेस समझ में? कैसे हो रही है कंजुगेशन की प्रोसेस? देखिए, मेल है, फीमेल है, मेल बैक्टीरिया है, फीमेल बैक्टीरिया, मेल को कहा है डोनर, फीमेल को कहा है रेसिपिएंट यानी लेने वाला यानी कि ग्राही। अब क्या होगा कि मेल के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो वो किसको देगा? फीमेल को देगा। फीमेल को देने के बाद क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंजुगेशन होगा, यानी कि संयुग्मन हो रहा है, और इसका आनुवंशिक पदार्थ किस में जा रहा है? इसमें जा रहा है। देन जो न्यू जनरेशन बनेगी उसमें किसका आनुवंशिक पदार्थ रहेगा? इसका आनुवंशिक पदार्थ रहेगा, और इस प्रकार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंजुगेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या बताया था मैंने आपको? अभी बताया था 5 मिनट पहले, कंजुगेशन, एंड सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, इनको 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था, तीनों ने मिलकर बताया था। मैक्लिओड, एवरी और मैकार्डी। तीन वैज्ञानिक थे, यानी कि 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? एवरी, मैक्लिओड और मैकार्डी, जिन्होंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बताने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है। जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे। क्या है वो समझिए आप। इन्होंने चूहे में ये एक्सपेरिमेंट किया। किसमें किया इन्होंने? चूहे में, यानी रैट में। और कौन से बैक्टीरिया में किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इससे पहले मैंने आपको क्या कंजुगेशन की प्रोसेस बताई ना, इसमें हमारे पास एक पॉइंट मिस हो गया। कंजुगेशन की प्रोसेस जनरली कौन से बैक्टीरिया में होती है? ये नोट कर लीजिए आप। कंजुगेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है ई कोलाई में। ठीक है, अब देखिए, चूहे में डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अब चूहे में कौन सा स्ट्रेन लिया इन्होंने? बैक्टीरिया का, यानी कि ये क्या है? हमारे पास जीवाणु है। इन्होंने क्या किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन लिए। 2 स्ट्रेन कौन कौन से? एक T2, ये आप है ना पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप नोट करिएगा, क्योंकि अगर अभी समझ आ जाएगा तो आप थ्योरी बहुत इजीली इसकी लिख पाएंगे। T2 और T3। T2 जो स्ट्रेन था वो था नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन वायरुलेंट। नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन वायरुलेंट, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरियल जो कोशिका होती है, मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल पे क्या होती है? एक कैप्सूल की लेयर रहती है, शीथ लगी हुई रहती है। और वायरुलेंट यानी कि ये जो स्ट्रेन है, यानी इस टाइप का जीवाणु है, इससे रोग आगे फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। अगर फैल रहा है तो वो वायरुलेंट होगा, यानी वायरस को फैलाने वाला। नहीं फैल रहा है तो वायरल है या नहीं, और नॉन मतलब नहीं रहेगा। वैसे ही T3 है कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट। वायरुलेंट यानी कि आगे जाने वाला। अब ये स्ट्रेन इन्होंने ले लिया। अब इन्होंने स्ट्रेन का क्या किया? सबसे पहले
फर्स्ट चूहे में क्या डाला इन्होंने, T2 स्ट्रैंड डाला। T2 स्ट्रैंड डाला तो इन्होंने क्या देखा कि जीवाणुओं में कोई रोग नहीं हुआ, जीवाणुओं में कोई रोग नहीं। ये आपको मैं समझाने के लिए इस तरीके से बता रही हूँ, थ्योरी आपको थोड़ा डिफरेंट करके लिख लेना, ठीक है। सेकंड क्या किया इन्होंने, T3 स्ट्रैंड डाला। T3 स्ट्रैंड डालने से क्या हुआ, जीवाणु क्या हो गए, संक्रमित। देखिए T2 डाला तो कैसे हुए, कोई रोग नहीं हुआ, यानी कि संक्रमित नहीं हुआ। T3 डाला तो कैसे हो गए, संक्रमित भी होगा। यानी कि हम यहाँ पे ये बात समझ जाए कि T2 जो है वो कैसा है, नॉन वायरुलेंट, यानी इसको डालने से चूहों में कुछ भी नहीं होगा। वही अगर T3 की बात करें तो ये कैप्सुलेटेड है, यानी कि एक पावरफुल रोगजनक बैक्टीरिया हो गया ये, जिसे चूहे में डालने पे चूहे कैसे हो गए, संक्रमित हो गए। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे कोई प्रूफ नहीं हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, थर्ड में जो T3 यानी कैप्सुलेटेड और नॉन वायरुलेंट था, इसको क्या करा, हीट किल्ड करा। हीट में रखा सबसे पहले इस T3 स्ट्रैंड को। हीट किल्ड करने के बाद क्या करा इन्होंने, चूहों में डाला, कोई संक्रमण नहीं, यानी हीट किल्ड करने के बाद कोई संक्रमण नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, देखिए जनरल सी बात है कि अगर कोई स्ट्रेन है हमारे पास, हमने उसको हीट किल्ड करा तो इससे क्या होगा, उसके अंदर हीट किल्ड करने से क्या होगा, वो बैक्टीरिया कैसा हो गया, मर गया, यानी डिप्लोकोकस न्यूमोनिया क्या हो गया, डेड हो गया, कोई संक्रमण नहीं। अब इन्होंने फोर्थ में क्या करा, T3 जो कि हीट किल्ड था, यानी कि मरा हुआ था, T3 हीट किल्ड एंड T2 को एक साथ डाला। तो ये डालने पे मैक्लियोड मैकार्डी एवरी ने क्या देखा कि जब T3 हिल्ड किट यानी कि मरा हुआ बैक्टीरिया है उसको T2 के साथ डाला, जो कि ऑलरेडी नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन वायरुलेंट था, उसको डालने से क्या हुआ, जो चूहे थे वो क्या हो गए, संक्रमित हो गए, यानी कि चूहों में डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का संक्रमण हो गया। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि चाहे बैक्टीरिया डेड हो जाए, यानी कि इधर देखिए, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया चाहे मृत हो जाए लेकिन जो उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, यानी कि उसका आनुवंशिक पदार्थ जो रहता है, आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन किसका ट्रांसफर हो रहा है, आनुवंशिक पदार्थ का। ये बात कहाँ आके प्रूफ होती है, ये बात प्रूफ होती है यहाँ आकर, जब T3 तो हीट किल्ड था, यानी कि बैक्टीरिया कैसा था, डेड था, लेकिन उस बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो कैसा था, लिविंग फॉर्म में था। तो वो जेनेटिक मटेरियल किस में ट्रांसफ़र हो गया, T2 में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, किस में चला गया, T2 में चला गया, और चूहे कैसे हो गए, संक्रमित हो गए। ये था ट्रांसफॉर्मेशन जो किसने दिया था, मैक्लियोड, एवरी और मैकार्डी ने। अब इस पर हम ये तो जनरल सा मतलब एक एक्सपेरिमेंट था जो इन तीनों ने किया था ट्रांजैक्शन पे चूहों को लेकर। अब बात ये आती है कि इस से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यानी क्वेश्चन कैसे पुट अप होंगे एग्जाम में। तो जनरली क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इफ़ T3 इज कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट
एंड T2 इज नॉट कैप्सुलेटेड एंड नॉन वायरुलेंट। अगर T3 जो है कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट है, यानी कि उस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल का आवरण भी है और वो वायरुलेंट भी है, और T2 नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन वायरुलेंट है। अगर इन दोनों को, है ना, जो कि T3 कैसा रहेगा, हीट किल्ड रहेगा, बैक्टीरिया में डाला जाए, सॉरी चूहों में डाला जाए तो चूहे कैसे रहेंगे, संक्रमित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लिविंग फॉर्म में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो चूहों का अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कोई संक्रमण नहीं, यानी कि जीवित है, संक्रमित है यानी कि मृत है। अगर संक्रमण होगा तो ऑब्वियसली चूहे क्या होंगे, डेड फॉर्म में चले जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। तो पूरा जो इसका कंक्लूजन है वो समझ आया आपको? क्या कंक्लूजन निकाला एवेरी और जो तीनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बस ये कंक्लूजन निकाला कि बैक्टीरिया में जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है वो बैक्टीरिया नहीं जाता, वो क्या जाता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जाता है। और इसी थ्योरी को बेस रख के इसको किस में इंक्लूड किया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो प्रकार का बताया है। एक कौन सा बताया है, जनरल, और एक बताया है स्पेशलाइज्ड। इसमें क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है बैक्टीरियोफेग द्वारा। बैक्टीरियोफेग एक वायरस है। इस वायरस से जीवाणुओं में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, यानी एक बैक्टीरिया से सेकंड बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ले जाने का काम कौन करता है, बैक्टीरियोफेज करता है। अब जनरल और स्पेशलाइज्ड यानी कि क्या, जनरल में क्या होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, यानी कि जो डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ का कोई भी भाग, क्या, आनुवंशिक पदार्थ का कोई भी भाग किसी दूसरे बैक्टीरिया में ले जाया जाता है। किसके द्वारा, बैक्टीरियोफेग के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिए, हो जाएगा, बैक्टीरियोफेग द्वारा। ठीक है, यानी गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र का कोई भी भाग बैक्टीरियोफेग द्वारा किसी दूसरे बैक्टीरिया में ले जाया जा सकता है। लेकिन वही बात आती है अगर स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन की, यानी कि विशेष प्रकार का ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ यानी कि गुणसूत्र का कोई विशेष भाग या विशेष प्रकार का जिन को, ये वाला जीन है, ठीक है, जो जीन होते हैं ना, अगर जिन्स अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो जनरल आप ये समझिए कि जो क्रोमोसोम होता है या आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको जिन्स कहते हैं, जिसके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ये पूरा हम आगे कब पढ़ेंगे, जब आपका जेनेटिक चैप्टर आएगा तब इसको पूरा क्लियर करवाऊंगी मैं। का जिन एक बैक्टीरिया से दूसरे में ले जाया जाता है। वही किसके द्वारा ले जाया जाएगा, बैक्टीरियोफेग के द्वारा ले जाया जाएगा। देखिए हुआ क्लियर आपको कि क्या क्या चीज़ें बताई है मैंने। इससे पहले वाला करते हैं डिस्कस। पहले ये देखिए ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होता है, ये बैक्टीरियोफेग के द्वारा होता है, यानी कि जीवाणु भोजी द्वारा होता है। जीवाणु भोजी द्वारा क्या होगा, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसके द्वारा, बैक्टीरियोफेग के द्वारा, जो क्या है, एक वायरस है। कितने प्रकार का होता है ये, दो प्रकार का होता है। एक स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, एक जनरल ट्रांजैक्शन होता है। जनरल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ का, यानी यहाँ पे भी हम गुणसूत्र लिख सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि एक बार गुणसूत्र बताया है, एक बार आनुवंशिक पदार्थ बताया है, जस्ट बोथ आर सेम।
आनुवांशिक पदार्थ का कोई भी भाग एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर किया जाता है बाय बैक्टीरियोफेग। बैक्टीरियोफेग क्या है? एक वायरस है। वही अगर स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन की बात करें तो स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि गुणसूत्र का कोई विशेष प्रकार का भाग यानी कोई विशेष प्रकार की जीन्स का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा? वायरस, जो कि है एक बैक्टीरियोफेग, उसके द्वारा। इस प्रकार का ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन कहलाता है। हुआ क्लियर पूरा आपको रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? थोड़ा सा फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि वापस सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। जो प्रजनन होता है जंतुओं में, जीवाणुओं में, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताया था मैंने? बताइए फटाफट, हमें रिवाइज करना है। रिवाइज ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और ये है हमारे पास सेक्सुअल। वेजिटेटिव 2 कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक बताया था मैंने आपको बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन का एक स्पेशल पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आपको ये किसी नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा। ये ना सिग्मोइड ग्रोथ दर्शाता है। बाइनरी फिजन क्या करता है? सिग्मोइड ग्रोथ शो करता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने पहले तो बताया नहीं हमें ये। तो देखिए ना, बहुत सारी मैंने आपको पहले ही बताया कि बायो सबसे लेंदी ब्रांच है, यानी कि इसमें इतनी माइन्यूट चीज़ें निकल कर आती हैं, तो वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारी क्लियर होती जाएगी, ठीक है। बाइनरी फिजन एंड सेकेंड बताया था मैंने आपको बडिंग यानी कलिका द्वारा। बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमारे पास कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। कौन कौन सा? एक था कोनिडिया द्वारा और दूसरा क्या था? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर की स्पेशलिटी क्या बताई थी मैंने? CDS, कैल्शियम डाइसिलिकेट प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से एंडोस्पोर क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में भी रह पाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का बताया है मैंने। कंजुगेशन, सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास मैक्लियोड और एवेरी मैकार्डी के एक्सपेरिमेंट है। एंड थर्ड वन इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड बताया था। कौन कौन सा? एक जनरल एंड स्पेशलाइज्ड। हुआ क्लियर? ये हमारा है पूरा रिप्रोडक्शन। इतना सा है, छोटा सा है। हुआ कंप्लीट? समझ आया? ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिखना और वीडियो को देखना इट्स नॉट इनफ। तो यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तब तक आप इससे पहले वाले वीडियोस को रिवाइज कीजिए। जो समझ नहीं आ रहा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे फिर से समझाऊंगी आपको। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के साथ। थैंक यू।